कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैरों या टखनों में सूजन आ गई है? मतलब जूते अचानक से टाइट लगने लगते हैं। ज्यादातर लोग इसे बस थकान या शायद ज्यादा देर खड़े रहने का नतीजा मानकर इग्नोर कर देते हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत है या शरीर किसी गहरी प्रॉब्लम का सिग्नल दे रहा है? आज हम इसी सब्जेक्ट की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो भी रिसर्च और स्टडीज हैं उनकी समीक्षा की है समग्र और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य शिक्षक शरद मिश्रा ने। हमारा मिशन सिर्फ टेम्परेरी उपायों से, जैसे पैरों को ऊपर रखना या मालिश करना, उससे आगे जाना है। हम असली जड़ को समझना चाहते हैं कि ये लीक क्यों हो रहा है और शरीर का पंप ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा। चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। और ये लीक और पंप वाली बात ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम का सबसे सटीक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। पैरों में सूजन के पीछे बेसिकली यही दो मेन कारण होते हैं। या तो आपकी ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक होकर टिश्यूज में जमा हो रहा है, या फिर आपका सर्कुलेशन सिस्टम उस जमा हुए फ्लूइड को वापस ऊपर पंप नहीं कर पा रहा है। और ज्यादातर मामलों में ये दोनों ही चीजें एक साथ हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसे एक एक करके समझते हैं। पहले इस फ्लूइड की बात करते हैं। ये शरीर में होता कहाँ है और ये लीक कहाँ से होता है? मुझे तो लगता था कि सारा पानी या तो सेल्स के अंदर होता है या फिर खून में। हाँ, ये एक आम धारणा है, पर पिक्चर इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। शरीर में फ्लूइड के मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। पहला, जैसा आपने कहा, इंट्रासेल्युलर, मतलब कोशिकाओं के अंदर का फ्लूइड। शरीर का लगभग 2/3 पानी यही होता है, जहां लाइफ की सारी केमिस्ट्री चलती है। ओके। दूसरा है ब्लड स्ट्रीम, जो हमारी रक्त वाहिकाओं मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। और तीसरा हिस्सा, जहां से ये लीक वाली प्रॉब्लम शुरू होती है। एग्जैक्टली, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा हिस्सा है एक्स्ट्रा सेल्युलर या इंटरस्टिशियल स्पेस। इसे ऐसे समझिए कि ये सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच की एक खाली जगह है, एक तरह का नो मैन्स लैंड। अब थोड़ा बहुत फ्लूइड यहाँ लीक होके आना नॉर्मल है। लगभग 20-25% फ्लूइड यहाँ होना ही चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब बहुत ज्यादा फ्लूइड लीक होने लगता है और वहां फंस जाता है, क्योंकि उसे निकालने वाला सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, और वो निकालने वाला सिस्टम ही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। एकदम सही। लिम्फेटिक सिस्टम एक पैरेलल ड्रेनेज नेटवर्क की तरह है। इसका मेन काम इसी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रा फ्लूइड, प्रोटीन और वेस्ट को कलेक्ट करके वापस ब्लड स्ट्रीम में भेजना है। जब ये सिस्टम स्लो पड़ जाता है तो फ्लूइड जमा होने लगता है और हमें सूजन दिखती है। अच्छा, यहाँ से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमारे सोर्सेज में बताया गया है कि इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए शरीर में 2 तरह के पंप काम करते हैं। एक बहुत ही माइक्रो लेवल पर और दूसरा बड़े लेवल पर। हाँ, पहला पंप सेलुलर लेवल पर काम करता है। यह है सोडियम पोटेशियम पंप। ये कोई एक मशीन नहीं है, बल्कि हमारी हर एक कोशिका पर मौजूद अरबों छोटे छोटे मॉलिक्यूलर पंप्स हैं। इनका एक ही काम है, सोडियम को सेल के बाहर धकेलना और पोटेशियम को अंदर खींचना। और ये छोटे छोटे पंप्स में इतनी ताकत होती है? मुझे याद है हमारे नोट्स में एक बहुत शॉकिंग फैक्ट था इसके बारे में। हाँ, ये सच में हैरान करने वाला है। ये छोटे छोटे पंप्स इतने एनर्जी इंटेंसिव होते हैं कि ये शरीर की कुल एनर्जी का 30 से 40% तक यूज कर जाते हैं। क्या बात है। जी, सिर्फ सेल्स में सही फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने के लिए। अगर शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाए तो ये पंप कमजोर पड़ जाते हैं और फिर फ्लूइड सेल के अंदर खिंचने के बजाय बाहर लीक होने लगता है। वाह, मतलब हमारी आधी एनर्जी तो बस पानी को सही जगह पर रखने में जा रही है। हाँ, लेकिन पैरों की सूजन के लिए शायद दूसरा पंप ज्यादा जिम्मेदार है। बिल्कुल, दूसरा और पैरों की सूजन के लगभग 90% मामलों का मेन कारण है लिम्फेटिक पंप की खराबी। Really? अब ये दिल की तरह कोई मस्कुलर पंप नहीं है जो अपने आप धड़कता रहे। ये एक पैसिव पंप है जो प्रेशर के डिफरेंस से काम करता है। जब हम चलते हैं या जब हम गहरी सांस लेते हैं तब ये एक्टिवेट होता है। और ये सूजन ज्यादातर पैरों में ही क्यों जमा होती है? लीक तो शरीर में कहीं भी हो सकता है ना? इसका जवाब बहुत सिंपल है, ग्रेविटी। फ्लूइड शरीर में हर जगह लीक होता है, पर गुरुत्वाकर्षण उसे लगातार नीचे खींचता है। पैर और टखने शरीर के सबसे निचले हिस्से हैं, तो सारा एक्स्ट्रा फ्लूइड वहीं जाके जमा हो जाता है जहां से उसे ऊपर पंप करना सबसे मुश्किल काम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूजे हुए पैर ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये तो एक वार्निंग साइन है, जैसे कार के डैशबोर्ड पर चेक इंजन की लाइट। ये बता रहा है कि अंदर सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये सिर्फ एक बाहरी लक्षण नहीं, बल्कि अंदरूनी बायोकेमिस्ट्री में आई खराबी का सीधा सिग्नल है। ये बताता है कि शरीर में
इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी गंभीर मेटाबॉलिक समस्याएं चल रही हैं। और अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो यही चीजें आगे चलकर हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती हैं। चलिए तो फिर इस लीक के असली मेटाबॉलिक कारणों की गहराई में उतरते हैं। पहला कारण बताया गया है ग्लाइकेशन। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। इसे सिंपल बनाते हैं। ग्लाइकेशन तब होता है जब खून में शुगर का लेवल कंसिस्टेंटली हाई रहता है। ये एक्स्ट्रा शुगर ब्लड वेसल्स की दीवारों में जो प्रोटीन होता है उससे चिपक जाती है। इसे ऐसे सोचे जैसे चाशनी किसी सतह पर चिपक कर उसे कठोर और ब्रिटल बना देती है। अच्छा। ठीक यही हमारी ब्लड वेसल्स के साथ होता है। वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देती है और उनमें छोटे छोटे छेद या लीक होने लगते हैं। वाह, तो A1C टेस्ट, जिसे मैं अब तक सिर्फ डायबिटीज का मार्कर समझता था, वो असल में हमारी ब्लड वेसल्स के कड़क होने का एक स्कोर कार्ड है। एग्जैक्टली। A1C टेस्ट इसी ग्लाइकेशन के लेवल को मापता है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एक डबल वामी की तरह है, मतलब दोहरी मार। जब शरीर इंसुलिन के प्रतिरोधी हो जाता है तो पैंक्रियाज और भी ज्यादा इंसुलिन बनाता है। ये बढ़ा हुआ इंसुलिन किडनी को एक सिग्नल भेजता है कि सोडियम को पकड़ कर रखो, जाने मत दो। एक मिनट, ये कनेक्शन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। इंसुलिन जो शुगर को मैनेज करता है, उसका सोडियम यानी नमक से क्या लेना देना? से एक है किडनी द्वारा मिनरल्स के बैलेंस को रेगुलेट करना। तो हाई इंसुलिन लेवल्स पर किडनी सोडियम को बाहर निकालने के बजाय उसे शरीर में ही रोक लेती है। और साइंस का एक सीधा नियम है, पानी हमेशा सोडियम के पीछे जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ज्यादा सोडियम मतलब शरीर में ज्यादा पानी। अब सोचिए, ब्लड वेसल्स ग्लाइकेशन से ही पहले ही लीकी हो चुकी हैं और अब उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण एक्स्ट्रा पानी का प्रेशर भी बढ़ गया है। तो और भी ज्यादा लीक। ये तो एक विशेष साइकिल है। एग्जैक्टली। इसके अलावा पोषक तत्वों की कमी का भी जिक्र है, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हेल्दी डाइट ले रहा हो फिर भी उसे प्रॉब्लम हो? हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन B1 की कमी। ये न्यूट्रिएंट्स उन अरबों सोडियम पोटेशियम पंपों को चलाने के लिए फ्यूल का काम करते हैं। इनकी कमी से वे पंप फेल होने लगते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एल्ब्यूमिन। ये ब्लड में पाया जाने वाला एक मेन प्रोटीन है जिसे लिवर बनाता है। इसका काम पानी को स्पंज की तरह सोख कर ब्लड वेसल्स के अंदर रखना है। अगर किसी की डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी है या लिवर की कोई बीमारी है तो एल्ब्यूमिन का लेवल गिर जाता है। इससे खून पतला हो जाता है और फ्लूइड आसानी से बाहर लीक होने लगता है। ठीक है, प्रॉब्लम की जड़ तो अब साफ समझ आ रही है। चलिए अब सोल्यूशन पर आते हैं। पहले इस मेटाबॉलिक लीक को कैसे ठीक किया जाए? सोल्यूशन वही है जहां प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना। इसका मतलब है उन चीजों से परहेज करना जो इंसुलिन को बार बार बढ़ाती हैं, मतलब चीनी, प्रोसेस्ड कार्ब्स जैसे मैदा, ब्रेड, पास्ता और इन्फ्लेमेटरी बीज तेल। और खाने के टाइम का भी इसमें कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। बार बार खाने की आदत, मतलब हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना, ये इंसुलिन के लेवल को लगातार हाई बनाए रखती है। कोशिश करें कि दिन में सिर्फ 2 या 3 बार 6 से 8 घंटे की एक फिक्स्ड विंडो में खाएं। अच्छा। इससे शरीर को इंसुलिन लेवल कम करने और खुद को हील करने का मौका मिलता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जी। मान लीजिए कोई 45 साल का व्यक्ति है जो दिन भर डेस्क पर काम करता है, सुबह शाम हल्की सूजन फील करता है। उसे अपनी डाइट में कौन से न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना चाहिए? उस व्यक्ति के लिए न्यूट्रिएंट डेंस डाइट बहुत जरूरी है। सबसे पहले पोटेशियम। इसके लिए एवोकाडो, पालक जैसी हरी सब्जियां, बीन्स, दही, मछली, ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं। दूसरा? मैग्नीशियम। इसके लिए कद्दू के बीज, चिया बीज, काली बीन्स बेहतरीन है। और तीसरा? हाई क्वालिटी प्रोटीन। ये बहुत जरूरी है ताकि शरीर पर्याप्त एल्ब्यूमिन बना सके। ये तो हुई लीक को ठीक करने की बात, लेकिन जो फ्लूइड पहले से जमा हो चुका है उसका क्या? मतलब जो फिजिकल पंप की प्रॉब्लम है उसे कैसे ठीक करें? यहाँ पर हमारी पिंडलियों की मांसपेशियां यानी काफ मसल्स हीरो बनकर सामने आती हैं। इन्हें शरीर का दूसरा दिल भी कहा जाता है और ये नाम बिल्कुल सही है। दूसरा दिल? हाँ, जब ये मसल्स सिकुड़ती हैं तो वे नसों को दबाकर फ्लूइड को जोर से ऊपर की ओर पुश करती हैं। इन नसों के अंदर
छोटे छोटे वॉल्व होते हैं जो वन वे दरवाजे की तरह काम करते हैं। वो फ्लूइड को ऊपर तो जाने देते हैं पर वापस नीचे नहीं आने देते। और जब हम बैठे रहते हैं तो ये दूसरा दिल काम नहीं करता। बिल्कुल, और समय के साथ ये वॉल्व भी कमजोर हो जाते हैं। तो इस दूसरे दिल को फिर से एक्टिवेट करने के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइजेस क्या हैं? सबसे इफेक्टिव तरीके बहुत सिंपल हैं और कहीं भी किए जा सकते हैं। नंबर 1 पे है काफ रेजेस। ये सबसे जरूरी एक्सरसाइज है। बस सीधे खड़े होकर अपने पंजों के बल शरीर को जितना हो सके ऊपर उठाएं, 1 सेकंड रुके और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। ये ना सिर्फ तुरंत फ्लूइड को पंप करता है बल्कि मसल्स और उन कमजोर वाल्व्स दोनों को ट्रेन करता है। ये तो बहुत आसान है, इसे तो कोई भी ऑफिस में या घर पे कर सकता है। लेकिन जो लोग घंटों तक कुर्सी पे बैठे रहते हैं उनके लिए कोई खास सलाह? उनके लिए बैठे बैठे एंकल पंप्स एक बेहतरीन उपाय है। अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे हर घंटे अपने पंजों को 20-30 बार ऊपर नीचे करें, जैसे आप कार का एक्सीलरेटर दबा रहे हों। अच्छा, ये खड़े होकर करने जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन आप इसे दिन में सैकड़ों बार कर सकते हैं, जिससे बहुत फर्क पड़ता है। और घर पर आप दीवार पर पैर रखकर पंप करके इसे और इफेक्टिव बना सकते हैं। मतलब लेटकर पैर ऊपर दीवार पे टिका लें। हाँ, और फिर वही एंकल पंप्स करें। इसमें ग्रेविटी भी आपकी मदद करेगी। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन लगता है। कई लोग कहते हैं कि ज्यादा चलने या खड़े रहने से ही तो सूजन होती है, तो फिर चलना इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ अंतर स्थिर रहने और गतिशील रहने में है। लंबे समय तक स्थिर खड़े रहने से ग्रेविटी को फ्लूइड जमा करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपका दूसरा दिल काम नहीं कर रहा होता। लेकिन जब आप चलते हैं तो हर कदम एक छोटा पंपिंग एक्शन होता है। अच्छा, दिन में कई बार सिर्फ 5-10 मिनट टहलने से भी हजारों पंपिंग रेप्स हो जाते हैं। इसलिए स्थिर खड़े रहने से बचें, लेकिन चलते फिरते रहें। और एक आखिरी टेक्निक जो सीधे लिम्फेटिक पंप को एक्टिवेट करती है, वो है गहरी डायफ्रामेटिक सांस। अपने पेट पर एक हाथ रखें और नाक से धीरे धीरे 4-5 सेकंड तक गहरी सांस लें। फील करें कि आपका पेट बाहर आ रहा है, छाती नहीं। हाँ, छाती नहीं। फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें। ये क्रिया पेट और छाती में एक प्रेशर साइकिल बनाती है, जो एक वैक्यूम की तरह लिम्फेटिक फ्लूइड को ऊपर की ओर खींचता है। तो फिर उन चीजों का क्या जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कंप्रेशन सॉक्स या मालिश, क्या वो हेल्पफुल नहीं है? वे हेल्पफुल हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि वे कर क्या रहे हैं। वे सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं। कंप्रेशन सॉक्स बाहर से दबाव बनाकर फ्लूइड को नीचे जमा होने से रोकते हैं। मालिश फ्लूइड को टेम्परेरी एक जगह से दूसरी जगह धकेलती है। ये चीजें राहत दे सकती हैं, लेकिन वे न तो मेटाबॉलिक लीक को ठीक कर रही हैं और न ही शरीर के इंटरनल पंप की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर रही हैं। मतलब ये असली समस्या पर काम नहीं कर रही, ये सिर्फ एक बैंडेड की तरह है। बिल्कुल, जैसे ही आप इन्हें इस्तेमाल करना बंद करते हैं, प्रॉब्लम वापस आ जाती है। इसलिए सिर्फ पैर ऊपर रखकर पैसिव लेटने के बजाय उसे एंकल पंप्स के साथ जोड़ें। इस तरह आप एक्टिवली अपने सिस्टम को ठीक करने में मदद कर रहे हैं, न कि सिर्फ सिम्टम्स को दबा रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है, अगर सूजन को तेजी से कम करना है तो सबसे अच्छा तरीका है पंप को एक्टिवेट करना। मतलब काफ रेजेस, एंकल पंप्स और गहरी सांस लेना। लेकिन अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें उस मेटाबॉलिक लीक को जड़ से ठीक करना होगा, जिसका मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना और न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करना। एकदम सही। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पैरों की सूजन सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम या असुविधा नहीं है। ये शरीर का एक बहुत ही क्लियर और इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, जो गहरी मेटाबॉलिक हेल्थ प्रॉब्लम्स की ओर इशारा कर रहा है। इसे नजरअंदाज करना मतलब एक बड़ी चेतावनी को नजरअंदाज करना है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। पिछले हिस्से में जहां ग्रेविटी का इफेक्ट सबसे ज्यादा है, सर्कुलेशन इतना स्ट्रगल कर रहा है कि वो दिखाई दे रहा है, तो शरीर के दूसरे माइक्रो पार्ट्स जैसे कि मस्तिष्क की बारीक नसें या आंखों के पर्दे के पीछे की ब्लड वेसल्स में अदृश्य रूप से क्या संघर्ष चल रहा होगा। पैरों की सूजन शायद एक बड़े सिस्टम में आई खराबी की सिर्फ सबसे आसानी से दिखाई देने वाली चेतावनी है।